का जो सम होता है, हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वो 2a के बराबर होती है, यानी कि 2a की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, a की वैल्यू आपकी 5 हो गई। तो a की वैल्यू हमने क्या ले ली, 5 ले ली। और जो जो फ्लैग पोस्ट है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 दी हुई है, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, वो कितनी होती है आपकी, वो c के बराबर होती है। तो 2c इक्वल टू अगर 8 है तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो c की वैल्यू आपकी 4 हो गई। जब हमें a और c पता है तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। तो इससे हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 25 हो गया और इस 4 की वैल्यू -16 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस माइनस 3b की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास जो है कि क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसकी शेप एलिप्टिकल होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 1। यही हमें निकालना था, है ना। जो ट्रेस कर रहा है उसकी जो है शेप क्या होगी, वो एलिप्टिकल होगी। वो इक्वेशन क्या होगी उसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4x, where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. ये इस तरीके से है ना। और इसमें जो है पैराबोला की जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दी हुई है। और कोई ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल की जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये जो डिस्टेंसेज है तीनों वर्टिसेस की जो लेंथ है वो कैसी होगी, इक्वल होगी, है ना। मेरे बनाने में भले ही नहीं लग रहा है, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है ए बी सी, है ना, इनकी तीनों साइड इक्वल होंगी और बनने वाले एंगल कितने होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे। अब आप ये देखो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज करो एक्स वाई ले लिए, है ना। एक्स वाई ले लिए तो यानी कि एक्स वाई जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स का मतलब कितना हुआ, एक्स का मतलब ये हुआ और वाई का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप ये एंगल आपको पता ही है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, है ना। तो 60 डिग्री का अगर आप एंगल लेते हैं और ये जो लेंथ है, सपोज तो लेंथ मान लो कितनी है, साइड की लेंथ वो एल है। तो अगर आप साइन 60 यूज करते हैं तो साइन 60 बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स अपॉन एल होगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2, यानी कि ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली एल की टर्म में, एल √3 अपॉन 2। इसी तरीके से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि y अपॉन एल हो गया, यानी कि l/2 इज इक्वल टू वाई। क्योंकि एक्स और वाई दोनों पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है, एल स्क्वायर अपॉन 4 और 4ax, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है आपकी √3/2 √3/2 एल, ठीक है। अब इससे यहाँ पर आप ये एल से आप ये एल कैंसिल कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 की जब 4 तो 4 2 जाए 8, यानी कि एल कितना आ गया 8a√3 आ गया। यानी कि उस साइड की जो है हमने लेंथ कितनी लेट की थी, ट्राइंगल की लेंथ को हमने एल लेट किया था, तो उस ट्राइंगल की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, उस ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ होगी वो 8a√3 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने कैसे किया, दोनों क्वेश्चंस को देख लो एक बार, दोबारा बता देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कि कोई पर्सन जो मूव कर रहा है उनके दोनों फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंसेस का सम जो है वो 10 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का सम होता है वो 2a के इक्वल होता है, तो 2a इक्वल टू 10 हो गया, a इक्वल टू 5 हो गया। और दो जो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं वो फिक्स पॉइंट फोकस कहलाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 2c होती है, वो डिस्टेंस 8 given है, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू 4 पता चलेगी। और ए बी सी में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमने यूज करके बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और जब हमें ए और बी पता चले गया तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये हमने इसमें पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कोई पैराबोला के अंदर जो है कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरीके से उसकी वर्टिसेस एक वन वर्टेक्स जो है, ठीक है, जो पैराबोला का वर्टेक्स है उस पर लाई कर रहा है ट्राइंगल का। ठीक है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों ही साइड इसकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल साइड को हमने एल लेट कर दिया और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई ले लिया, तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हमने एल की टर्म में निकाल ली। तो साइन 60 का फॉर्मूला लगा के साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू भी एल की टर्म में निकाल ली, cos 60 का फॉर्मूला लगा के हमने ये भी वाई की वैल्यू हमने एल की टर्म में निकाल ली। क्योंकि x और y जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द पैराबोला, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, पुट करके हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 8a√3 आ गई। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपने जो है हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है जैसे आपने अभी तक क्या किया था, प्लेन का यूज किया था, है ना। प्लेन में अगर ऐसा मान लीजिए आपका ये रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन से लेते थे, तो किसी पॉइंट की लोकेशन पे अगर हमें पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें दो डायरेक्शन में मूव करना पड़ता था। एक क्या, आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी और जो वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ पर इतना फर्क है कि आपका जो पॉइंट है यहाँ तक तो आप पहुंच गए। ठीक है, ये मान लो आपने ये एक्स लिया, ये वाई लिया, ठीक है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए नाम रखता हूँ, ए बी सी नाम रखा मैंने। तो ये पाइथागोरस लगा के आपने क्या करा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम इसे पाइथागोरस लगा के हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर ये जो टू प्लेन में होता तो इजीली डिस्टेंस निकल जाती थी और उसको मार्क करना भी आसान होता था। अब 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में जो है आपको लेंथ और ब्रेथ के साथ हाइट भी इन्वॉल्व हो जाती है। मान लीजिए आपने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, जैसे ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, अब आप ये देखो इस प्लेन के साथ जो बनने वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब हम इस पॉइंट की जो पोजीशन है यहाँ पर है, अगर पॉइंट इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, जैसे ये पॉइंट हमने सी लिया है, ये पॉइंट यहाँ पर ना लाई करके ये ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए भी देखो हमें पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये आपका मान लीजिए ये आपकी एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तीसरी जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस जो निकालते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है जो डायरेक्टली ज्वाइन करने पर मिलेगी। अब जो पॉइंट अगर स्पेस में है तो स्पेस में पॉइंट निकालने
ठीक है, ये जो है हमने ये जो की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, एक बार पाइथागोरस और यूज करनी पड़ेगी, यानी कि हमने जो AC स्क्वायर लिया है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मान लो D पॉइंट है ना, इसका नाम मैंने अगर यहाँ पर टॉप पर D पॉइंट रखा, तो यानी कि CD स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा AD स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दो बार हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर जाना चाहते हैं, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि हम जो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट अगर तीनों में है ना, तीनों में का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस भी वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब है कि उसके अंदर लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और हेड भी है, जैसे वॉल्यूम निकालते हैं ना क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड के अंदर आप देखते हो कि तीनों चीजें होती हैं, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है और हेड भी होती है। जैसे आपने ये लिया हमने, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये है आपका, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और इसको मैंने जेड एक्सिस दिया। अब जैसे मैंने आपको ये बताया इस पॉइंट के हमें यहाँ पर पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले हमने क्या काम करना है, चाहे कि ये हमने एक्स निकाला और ये वाई निकाला, ठीक है, इस प्लेन में जाना होगा पहले, पहले प्लेन में जाने के लिए जो मैंने आपको फिगर बना के बताई, मान लो आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, मैं पॉइंट के नाम वही रख देता हूँ जो वहां पर रखे, यहाँ पर ए रखा, ठीक है, ये पॉइंट आपने बी रखा, सपोज करो यहाँ पर सी रखा, तो पहले तो आप इस प्लेन में जाओगे, यहाँ पर जब आप प्लेन में पहुंच जाओगे फिर इसकी डिस्टेंस यहाँ से निकाल लोगे, जो पॉइंट इसके ऊपर होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो कौन सा वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो उसके ऊपर बनना है, यानी कि यहाँ पर निकालने के लिए डी पॉइंट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AC स्क्वायर, ठीक है, ये जो पॉइंट है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आप AD स्क्वायर पे पहुंचोगे, ठीक है, तो ये जो है दो पॉइंट के बीच की जो है डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें दो बार पाइथागोरस यूज करनी पड़ती है, और किसी भी प्लेन में जो हम मार्क करते हैं पॉइंट को, तो हमें एक्स और वाई की जरूरत पड़ती है, अगर हम 3 डायमेंशन में मार्क करते हैं किसी पॉइंट को, हमें तीनों की एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स की भी और वाई की भी, जेड की भी। अब क्यों जरूरत पड़ी, देखो देखो मैंने देखो यहाँ पर पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ डी पर, तो पहले हमें हमें मान लो सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो इस तरीके से हम जो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वो होती है जिसमें कि हम जो है तीनों एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, कोई भी प्लेन से अगर कोई टच हो रही है वो तो आपका एक ही प्लेन के अंदर है, प्लेन से अगर हम ऊपर हो गए, थोड़ी सी भी हाइट हमने बढ़ा दी तो उसके अंदर हमारी हाइट भी इन्वॉल्व होगी, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ों की जरूरत होती है, तो वो 3 डायमेंशन में आ जाता है, 3 डायमेंशन के लिए हमें तीनों चीज़ों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे 4 पार्ट बनते थे, है ना, 4 पार्ट कैसे बनते थे प्लेन के अंदर, हम जो एक्सिस थे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, और फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या होता था, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस पे वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम वाई की डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहे हैं और जेड की डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है आपके 8 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वो 8 पार्ट में डिवाइड करेगा, 8 पार्ट में तो कैसे डिवाइड करेगा, जैसे आपने तीनों पॉजिटिव ले लिए एज फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो इसकी पोजीशन अगर आप बदलते हो,
ऐसे पोजीशन कैसे बदलोगे, यानी कि प्लस प्लस यहाँ माइनस ले लिया आपने, फिर आपने मान लीजिए प्लस माइनस प्लस ले लिया, फिर आप क्या ले सकते हो, माइनस प्लस प्लस ले सकते हो। इसी तरीके से ये तीनों माइनस माइनस भी ले सकते हो, और माइनस की पोजीशन यहाँ रखी है आपने, माइनस यहाँ रखा, फिर प्लस यहाँ ले लिया, फिर माइनस यहाँ लिया, प्लस यहाँ लिया, माइनस ले लिया, ठीक है, फिर प्लस यहाँ लिया, माइनस यहाँ ले लिया, माइनस। तो ये एक इनकी पोजीशन को, जैसे हमने क्या करते थे, एक्स के राइट साइड में प्लस लेते थे, वाई के लेफ्ट साइड में माइनस ले लेते थे, वाई के ऊपर पॉजिटिव लेते थे, वाई की तरफ नीचे निगेटिव लेते थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो एक्स के इधर की तरफ क्योंकि इसको बनाना मुश्किल है, तो एक्स के राइट साइड में आप एज्यूम कर लो प्लस है, और एक्स के लेफ्ट में क्या है, माइनस है। इसी तरीके नीचे की तरफ क्या है, वाई निगेटिव है, और ये क्या है आपका जेड, इधर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, तो बैक साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो बनते हैं, ये एक पार्ट में बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं, एक पार्ट को, ठीक है। तो ये आप ये समझने की कोशिश करो कि हमने जो पॉइंट है ना, वो एक तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई और जेड होगा, बी जीरो होगा, वाई एक्सिस पे जेड और एक्स जीरो होंगे, और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होंगे। जो चीज एक्स जो नीचे लाई करेंगी, जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई बनाया धरती वाले प्लेन पर, यानी कि जो ए बी, कोई नाम मैं यहाँ पर रख दूँ पी क्यू, है ना, ए बी पी क्यू क्या है, ये किस पे लाई कर रहा है, ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, नीचे वाले प्लेन पे लाई कर रहा है, ये इधर वाले प्लेन पे लाई कर रहा है। ए एक्स यानी कि एक्स और वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, कौन सा वाला, ए बी सी, चलो इसका नाम आ रहा है, ठीक है। और ये जो ए आर क्यू एम जो है वो किस पे लाई कर रहा है, ये एम, ये वाला पोर्शन, ये वाली जो साइड है, ये वाला जो प्लेन है, वो लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है अलग अलग पोर्शन में लाई कर रहे हैं। तो ये हमने जो निकाला, ये पाइथागोरस का दो बार जो यूज किया है हमने, ए डी, यानी कि दो पॉइंट है। जैसे हमने क्या किया था, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था, है ना, सेम उसी तरीके से आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस, अगर आपको दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 z1 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2 z2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप इसी तरीके से आप करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस लेना है आपको, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख सकते हो, चाहे y2 माइनस y1 का लिख सकते हो, z1 माइनस z2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही फॉर्मूला है डिस्टेंस का जो आपने टू डायमेंशन में पढ़ा है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिमिलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका यूज करके बनाया हमने, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट, बी सी का मतलब डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, सी डी का मतलब डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। आप ये समझिए, ठीक है। जो सी डी जो बन रहा है वो जेड को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए जो भी है, तो जेड कोऑर्डिनेट को हम डिफरेंस कर लेंगे, उसमें से डिफरेंस जो भी आएगा उसको स्क्वायर कर लेंगे, तो हमें सी डी स्क्वायर पता चल जाएगा, क्योंकि उसके एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो सेम रहेंगे, है ना। सी डी पर क्या होगा, सी और डी क्योंकि पैरेलल है उसके जेड प्लेन पे, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट है ना, सी और डी पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, फिर चेंज होगा वो जेड कोऑर्डिनेट में होगा, तो उसका डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने जो पढ़ा था 10th क्लास में, वो ये था। अब 11 में z1 माइनस z2 और ऐड हो गया, बस। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, तीन एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और उसमें चार 8 पार्ट बनते हैं। किस तरीके से 8 पार्ट बनते हैं, ये है, ठीक है। कौन सा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड है, ये जरूरी नहीं है आपको याद रखना, सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कि आपको 8 पार्ट होते हैं,
और उनकी वैल्यू कैसे कैसे हम निकालते हैं। अब इसकी मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ 12.1। देखो इसमें है बेटा, आपको एक्सरसाइज 12.1 आप निकालो। 12.1 में इन्होंने पूछा है a point is on the x axis, what are the y coordinate and z coordinate। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि x एक्सिस पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, आपके जीरो होंगे। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है a point is in the xz plane, what can you say about its y coordinate। देखो xz प्लेन पे y की वैल्यू जीरो है, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। अब इन्होंने देखो नाइट टेबल बनाई हुई है लेफ्ट साइड में, 12.1 टेबल है, इसके हिसाब से आप इसको आंसर दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पार्ट अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ठीक है। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है 4-2, यानी कि सेकंड वाला माइनस हो बाकी पॉजिटिव हो, ये कौन से वाले में है ये आप इसमें से देख लो, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, ये कौन से में आ रहा है, ये आपका एट्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है, फर्स्ट दोनों पॉजिटिव है और लास्ट वाला नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बीच वाला, जो मिडिल वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो सिक्स क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट वाले में फर्स्ट दोनों नेगेटिव है, इसे आप मैच कर लो, इसे मैच करके जो भी टर्म आएगी वो आपका, उसके हिसाब से आप क्वाड्रेंट का नाम लिख देना, ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक। The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as। x-axis और y-axis को अगर हम यूज करते हैं तो उस प्लेन का नाम जो है वो xy प्लेन। The coordinate of the points in the xy plane are in the form। xy प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, xy प्लेन में जब भी कभी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो z कोऑर्डिनेट उसमें जीरो हो जाएगा, उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो x y z की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्म में होगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड इनटू द स्पेस इनटू ऑक्टेंट, है ना, कितने कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, इसका क्या 12.1 में दिया हुआ है, देखना एक बार। 8 लिखा हुआ, ऑक्टेंट का मतलब भी 8 ही होता है, 8 ऑक्टेंट लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 8 ऑक्टेंट जो है 8 पार्ट में डिवाइड करता है, यही चीज उन्होंने समझाई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ 12.2। 12.2 में क्या करना है, 12.2 में जो है आपको डिस्टेंस निकालने का, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, ठीक है। इसके ऊपर एक्सरसाइज है ये आपकी, एक्सरसाइज 12। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। 2, 3, 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने 10 में किए थे उसी तरीके से आप आराम से कर सकते हो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आपके इसके खुद कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बताया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख लो, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, ये 0 हो गया,
ये कितना हो गया 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 को आप 4 5 है 20 लिख सकते हो, 20 को आप 2√5 लिख सकते हो, बस ये आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही काम करना था, सारे पार्ट में सब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस आप इस मामले से आप पहले से फैमिलियर हो, आप आराम से निकाल सकते हो। फिर है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या शो करना है आपको, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है, दो डिस्टेंसेस का सम वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाए। जैसे हमने 10 में भी किया था ऐसे क्वेश्चन, है ना, किन्हीं भी दो आप 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट में आप क्या करोगे, इनकी डिस्टेंस निकाल लो आप तीनों की, है ना। आप क्या करोगे, इनका नाम रख लो, 3 पॉइंट है आपकी ए बी और सी। तो जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनके बीच की आप डिस्टेंस निकालते हो। ये आपका बी है और ये सी है ना। तो डिस्टेंस जब भी आप निकालोगे, ए बी की वैल्यू निकाल लो आप, और बी सी की वैल्यू निकाल लो, और ए सी की वैल्यू निकालो, तीनों निकाल लो, ठीक है। अगर कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल आ जाता है ना, तब हम क्या कहेंगे, वो कोलिनियर है। अगर वो नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है, लेकिन प्रूव करना है कोलिनियर तो जरूर ऐसा होगा कि दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के बराबर आ जाएगा, तीनों ही डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक और रूट में आती है, तो रूट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो एक √2 आ रही है, दूसरी 3√2 आ रही है, तो चौथी डायमेंशन भी या तो क्या आएगी, वो 2√2 आएगी या 4√2 आएगी, ताकि उनका ऐड होकर किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल आएगी। तो ये एक्सरसाइज भी आप, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड में क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, आप साइड निकालोगे। क्वेश्चन नंबर ये तो आपने 2 में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ए बी निकालोगे, तीनों की साइड निकाल लो आप, ए बी बी सी और सी, इसमें भी तीनों निकालोगे। तो दो साइड की जो लेंथ है वो अगर इक्वल आ जाती है तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो एक साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, फोर्थ वाले में, सेकंड पार्ट में इसके, है ना। क्वेश्चन यही है। फिर क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए क्या करोगे, पैरेललोग्राम के लिए अगर हमारी अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है ना, वन पेयर, मतलब या तो आप दोनों चारों साइड निकालनी पड़ेंगी हमें, चारों साइड निकाल के अगर अपोजिट साइड कैसी आती है, इक्वल हो जाती है, तो क्या होगा, वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है आपको जो बताया है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 12.2 तक या क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। चलो ये मैं बता देता हूँ, फोर्थ, चलो फोर्थ तो कर ही लेते हैं कम से कम, फिफ्थ तो थोड़ा लेंदी है, फोर्थ वाला करते हैं। देखो फोर्थ में ये कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। ये दो पॉइंट है 1 2 3, और पॉइंट है आपका 3 2 -1। इक्वेशन निकालनी है। कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, कोई पॉइंट अगर ऐसा है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट मान लो क्या है, एक्स वाई जेड है ना। इक्वेशन निकालनी है तो हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगी,
तो उनसे डिस्टेंसेस आप इक्वल रखिए, पी ए इक्वल टू पी बी रखिए बस। तो पी से ए की डिस्टेंस अगर बराबर है ना, पी ए इक्वल टू पी बी है, तो पी ए स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर से। यानी कि फिर हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर और जेड माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और वाई माइनस टू का स्क्वायर और जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन का स्क्वायर। देखो वाई माइनस टू का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ सेम टर्म आ रही है। इसको आप खोल दो, जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के टू एक्स आ गया, ये जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस के सिक्स जेड आ गया इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस के सिक्स एक्स आ गया, ये जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू जेड आ गया। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर जो टर्म आ रही है माइनस सिक्स एक्स को इधर ले आते हैं आप, तो माइनस सिक्स एक्स और माइनस प्लस का हो जाएगा तो फोर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये टू जेड है, इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का एट जेड हो जाएगा। और बाकी जो टर्म है नाइन और वन टेन है, नाइन से नाइन कैंसिल हो गया, नाइन से नाइन कैंसिल हो गया। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो गया। क्या आ गया आंसर, ये आ गया। फोर से डिवाइड करना चाहो तो फोर से डिवाइड करके लिख सकते हो इसको, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस की टू जेड इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, एक्स माइनस के टू जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर से डिवाइड कर दो, तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हम इसका कल करेंगे, ये फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको 12.2 भी करा दी है, 12.1 भी हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सारा काम हो गया आज, तो इतना काम आप जो है आज कर लेना। ठीक है, इतना काम करने के बाद जो है फिर कल देखते हैं कि कितना हो पाता है। हम्म, ठीक है बेटा।